हेलो दोस्तों। आज हमने डिसाइड किया है कि हम रिसेंट केस लो करेंगे रोज़ की रोज़ एक, और जो भी बेयर एक्ट के प्रोविजंस रिलेटेड होंगे उस रिसेंट केस लो से वो पढ़ेंगे। तो जो आज हमने केस डिसाइड किया है वो हम करेंगे आज नीरज कुमार नीरज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये रिसेंट केस लो है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, जिसे डिलीवर किया था ऑनरेबल मिस्टर संजय करोल जस्टिस ने। इसके इस रिसेंट जो प्रोविजंस है वो है सेक्शन 319 सीआरपीसी और वी कैन से दैट सेक्शन 358 बीएनएसएस। इन सेक्शन 319 सीआरपीसी और सेक्शन 358 बीएनएसएस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस के नंबर का। और दूसरा प्रोविजन जो इसमें केस में रिलेटेड है वो है सेक्शन 32(1) बीएस इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। और इसका रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएसए के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 26A। और इन दोनों के अंदर भी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख लेना बेयर एक्ट के अंदर इन दोनों की कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो प्रोविजंस का नंबर है उसके अंदर डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले सेक्शन 319 सीआरपीसी की एक स्टोरी बता देता हूँ जो भी है। सेक्शन 319 सीआरपीसी जो है वो बात करता है कि कब हम एक पर्सन को ऐड कर सकते हैं एज ए एक्यूज इन ए केस। आइदर दैट पर्सन कैन बी नेम्ड इन चार्जशीट or police report, but when police report is submitted to the magistrate there is closure report submitted regarding that accused, or there is no name of that person in FIR, but later when magistrate taking doing inquiry or when a witness or appear in the court and they give testimony or produce evidence as such that that person appear as an accused in that case। तो हम सेक्शन 319 मेनली उसकी बात करते हैं जब हम उसको ऐड करते हैं। तो अब हम उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused। मीन्स ये कहना चाहता है कि जब इंक्वायरी के दौरान या फिर ट्रायल के दौरान एक ऑफेंस की इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस से यह अपीयर यह साबित होता है कि दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज, मीन्स वो अभी एक्यूज नहीं है उस केस में लेकिन उसने वो ऑफेंस किया है और वो पर्सन ट्राई किया जा सकता है टुगेदर विद द एक्यूज, मीन्स जो फिलहाल उस केस में एक्यूज है उसके साथ वो टुगेदर वो एक्यूज वो पर्सन जो है वो ट्राई किया जा सकता है। द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू कमिटेड। तो जो कोर्ट जो है वो उस पर्सन के खिलाफ अपीयर करने को बोल सकता है। Where such person is not attending the court, he may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require। अगर वो पर्सन कोर्ट में नहीं आता है, नहीं आ भी नहीं रहा है, तो हम या कोर्ट या तो उसको अरेस्ट कर लेगा, मतलब उसको हम वारंट उसके खिलाफ वारंट जारी कर देंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट, या फिर कोर्ट उसको सम्मन करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि हम उसके सम्मन करने से अगर वो कोर्ट में अपीयर हो जाएगा तो उसको कोर्ट सम्मन करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि वो सम्मन करने के की वजह से वो अपीयर नहीं होगा तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देगा, जिसकी पुलिस जाएगी और उसको पकड़ कर लेकर आएगी। फिर सेक्शन 319 का 3 कहता है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन ए सम्मन। कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट को अटेंड कर रहा है चाहे वो अरेस्ट नहीं हुआ हो या फिर उसके ऊपर सम्मन नहीं हुआ, मे बी डिटेन्ड, अगर उसको सम्मन नहीं हुए हैं या फिर अरेस्ट भी नहीं हुआ है लेकिन वो कोर्ट में अपीयर होता है तो उसको हम डिटेन कर सकते हैं बाय सच कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के पर्पज के लिए या फिर ट्रायल के पर्पज के लिए, ऑफ द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड, जिस ऑफेंस के लिए हमें लगता है कि उसने कमिट किया है उस ऑफेंस के लिए, या तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको सम्मन कर सकते हैं। वेयर द कोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1। जो कोर्ट ने जो पर्सन हम सबसेक्शन 1 में बात की थी, मीन्स जिसके खिलाफ हमें एविडेंस मिले थे कोर्ट को इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर कि उसने ऐसा ऑफेंस किया होगा, तो उस पर्सन के खिलाफ कह रहे हैं द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड एफ्रेश एंड द विटनेस रीहर्ड। मान लो कि पीडब्ल्यूज हो चुके हैं या फिर पीडब्ल्यू चल भी रहे हैं और कुछ एविडेंस ले चुके हैं कोर्ट, और उसके बाद हमें लगता है कुछ जैसे कि मान लो उसमें पीडब्ल्यू 4 पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू मीन्स प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से आते हैं कोर्ट में एक्यूज के खिलाफ गवाही देने या फिर एविडेंस देने। तो मान लो 3 एविडेंस हो चुके हैं, 3 एविडेंस होने के बाद
हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कि ए पर्सन ने भी वो ऑफेंस किया होगा, तो कोर्ट उसको बुलाता है, उसको या फिर अरेस्ट करता है, और फिर उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, वो प्रोसीडिंग ये नहीं कि PW3 से स्टार्ट हो जाएगी, वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग फ्रेश स्टार्ट होगी, और जो PW1 और PW2 हो चुके हैं उनको दोबारा सुनेगा कोर्ट, और उसके दोबारा से जो एक्यूज होगा, एक्यूज के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, या अगर री एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन होगा, और चीफ तो पहले होगा ही होगा। फिर बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ए, द केस में प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैड बीन एक्यूज पर्सन व्हेन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन द इंक्वायरी। वही बात कर रहे हैं कि जो हम जो क्लोज ए की बात कर रहे हैं, तो केस में भी प्रोसीड जैसे कि वो एक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया हो अभी, और उसके खिलाफ अभी इंक्वायरी ट्रायल कमेंस स्टार्ट हुआ। ये है हमारा सेक्शन 319 में लिए। और सेम 358 सेक्शन 358 BNHS का है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की। मेनली जो इसकी देखो, ये हेडिंग है स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। मीन्स ये उन पर्सन्स की बात करता है जो अब विटनेस के तौर पर आ नहीं सकते कोर्ट के अंदर अपने गवाही देने, अपने एविडेंस देने, ये उन पर्सन्स की बात करता है। मेनली पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय पर्सन हु इज डेड, यानी कि उन पर्सन्स ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी होगी जो रेलिवेंट फैक्ट है उस पर्सन के द्वारा, लेकिन जो अब वो पर्सन है वो या तो मर चुका है, या फिर वो मिल नहीं रहा, या फिर वो इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए। मान लो कि वो पर्सन अनसाउंड हो गया होगा, तो वो इनकैपेबल हो गया, तो हम उसका एविडेंस कैसे लेंगे, तो अनसाउंड हो गया या फिर मिल नहीं रहा। और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस व्हिच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, या फिर वो पर्सन की अटेंडेंस हम अभी नहीं ले सकते, वो मान लो कि वो 2-3 साल बाद कभी मिलेगा, तो मतलब वो तो डिले हो जाएगा ना, वो तो फिर एक्यूज के भी खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है वो चीज़ तो, या फिर एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें उसको लाने के अंदर आर देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट। तो हम उस स्टेटमेंट को जो उसने कभी पहले दी थी, उस स्टेटमेंट को हम रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। मान लो कि आज उसने स्टेटमेंट दी थी, कोई ऐसे ए पर्सन है, उसने आज स्टेटमेंट दी, लेकिन वो मर जाता है, तो हम उसकी स्टेटमेंट जो उसने मरने से पहले दी थी उसको हम रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। तो उसे देखते हैं फिर आगे, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जो सेक्शन 32(1) है वो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death। मान लो कोई एक ए पर्सन है, वो मरने से पहले बताता है कि मेरी मृत्यु बी ने की थी, या फिर वो बताता है कि बी ने पहले चक्कू मारा मुझे, पहले मुझे गोली मारी, तो वो सर्कमस्टांसिस ट्रांजैक्शन की बात करता है कि पहले वो आया, फिर उसने मेरे गोली मारी, तो जो सर्कम ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, या फिर वो बताता है कि बी ने मुझे मारा, मरने से पहले वो स्टेटमेंट देता है और उसके बाद वो पर्सन मर जाता है। इन केसेस इन विच कोज ऑफ दैट पर्सनस डेथ कम, और उस केस के अंदर कोज ऑफ दैट पर्सनस डेथ कम इनटू क्वेश्चन, तब उस पर्सन ने जो स्टेटमेंट मरने से पहले दी थी वो रेलिवेंट फैक्ट होगी। सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम was or was not at the time when they were made under expectation of death and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death come into question। अब इसका मतलब है, ये बात ये कहना चाह रहा है कि जिस टाइम उसने वो स्टेटमेंट दी, तो जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को पता हो कि वो मरने वाला है, ये जरूरी नहीं है। मान लो आज उसने स्टेटमेंट दी, तो उसे ये नहीं पता था कि भाई वो आज मरने वाला है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गया, मतलब ठीक नहीं, मतलब अच्छे से ठीक नहीं हुआ, पर ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा, तो वो क्या है कि वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो चोट उसको लगी थी और जिस चोट के बारे में उसने स्टेटमेंट दी थी, उसी चोट के कारण अगर वो मर जाता है ना, तो जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लो दिया है अभी रिसेंट, जो नीरज कुमार यादव एट द नीरज यादव है। इसके अंदर जो थी, उन्होंने मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन दी थी, उन्होंने 2 डाइंग डिक्लेरेशन दी थी। इसके फैक्ट हैं कुछ ऐसे। On 25 March 2020, the appellant Neeraj Kumar lodged FIR at PH Sikandrabad under Section 307 of Indian Penal Code alleging that his sister Srimati Nishi had been shot by her husband
Raul at her matrimonial home. The said affair was registered based on the information received by. मतलब यहाँ पर विक्टिम को शॉट किया गया है बंदूक से, और जो एफआईआर यहाँ पर लिखवाई गई है वो लिखवाई गई है नीरज कुमार ने लिखवाई है, जो कि उसका ब्रदर है, जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड पर्सन है निशी, उसके ब्रदर है। अब इसके फैक्ट जो है वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। The deceased was first taken to the government hospital and thereafter to Kailash Hospital, whereby she underwent treatment for the firearm injury. During the course of treatment, her statement were recorded under section 161 अब यहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है विक्टिम की अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी ऑन 2 occasions, फर्स्टली ऑन 25 मार्च 2021 एंड देन अगेन। अब यहाँ पर देखो 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। आपको पता है 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट हम उस पर 162 सीआरपीसी का जो बार है वो लग जाता है, जिसके अंदर हम उस स्टेटमेंट को सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बट 162 सीआरपीसी के अंदर भी 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जहां पर हम उस स्टेटमेंट को कोरोबोरेशन के लिए भी यूज, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सेक्शन 162 सीआरपीसी। ये देखिए, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall if reduced to be writing बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। यहाँ तक ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी गई है पुलिस को, तो वो स्टेटमेंट राइटिंग में अगर लिखी गई है तो वो साइन नहीं की जाएगी जिस पर्सन के द्वारा वो बनाई गई है। पहली बात तो ये, क्योंकि हम साइन कर देते हैं उस पर्सन के ऊपर तो ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो फिर आगे कोर्ट में भी उसको वही बोलने, तो यहाँ पर एक प्रकार की ऑब्लिगेशन आ जाती है जिसने भी स्टेटमेंट। नोर सेल एनी सच स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड देयर वेदर पुलिस। अभी देखो प्रोवाइडेड, जो प्रोविजो है वो उसका बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, जब भी प्रोसिक्यूशन उसको विटनेस के तौर पर बुलाता है उस पर्सन को इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी पुलिस के द्वारा, तो उसके स्टेटमेंट या फिर उस पार्ट का कोई स्टेटमेंट अगर प्रूव हो जाता है तो वो एक्यूज के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, प्रोसिक्यूशन के द्वारा तो सिर्फ वो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए, उस स्टेटमेंट को सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट के लिए यूज किया जा सकता है और उसके अलावा किसी भी यूज के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर वो एक्सेप्शन दे रहे हैं इसी के अंदर, इसके अंदर हमारे सब सेक्शन 2 के अंदर, कि हम उस स्टेटमेंट को या तो डाइंग डिक्लेरेशन, देखो क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, या तो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज करेंगे या फिर सेक्शन 27 ऑफ दैट एक्ट। दैट एक्ट का मतलब यही होता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसी बताया इंडियन एविडेंस एक्ट, तो दैट एक्ट यानी सेक्शन 27 ऑफ दैट एक्ट की बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन, सॉरी डाइंग डिक्लेरेशन की नहीं, डिस्कवरी स्टेटमेंट की। जो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के अंदर या फिर डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। तो जो उन्होंने 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट यहाँ पर विक्टिम ने या डिसीज पर्सन ने दी है वो हम सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के लिए या फिर जो अभी मैंने बताया डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो देखने की बात यह है कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है डिसीज्ड पर्सन ने वो दी है, उसने नाम दिया है कि हस्बैंड राहुल एज द पर्सन हु शॉट हर इन द सब्सिक्वेंट वन, शी फर्दर दैट दैट ही हैड डन सो एज टू इंस्टिगेशन ऑफ हिज मदर राजो, जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, सतन जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है, और ब्रदर इन लॉ जो रेस्पोंडेंट नंबर 4 है। और फिर 15 मई 2021 ने 15 मई 2021 को जो एक्यूज जो डिजीज पर्सन है वो मर जाता है उसी इंजरी से। अब देखो ध्यान देने की बात है, वो उसी इंजरी से मरता, अगर वो दूसरी इंजरी से मरता जो अभी नहीं लगी, दूसरी से मरता तो हम उसको डाइंग रेगुलेशन के रूप में नहीं लेते, लेकिन वो उसी से मरा है। ये तो थी उसकी दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन। पहले की जो उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी थी उसके अंदर उसने सिर्फ लिया था नाम उसके हस्बैंड का।
मैं आपको पहले डाइंग डिक्लेरेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, इन हर फर्स्ट स्टेटमेंट शी नेम्ड हर हस्बैंड राहुल एज द पर्सन हु शॉट हर, मतलब जो उसका हस्बैंड था सिर्फ उसका ही नाम लिया था। इन द सब्सिक्वेंट वन शी फर्दर एलेज दैट ही हैड डन सो टू, और जब उसने सब्सिक्वेंट वन जो दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन बनाई थी उसमें उसने सबका नाम लिया था कि भाई उसने उसकी इंस्टिगेशन पे मारा, फिर उसकी इंस्टिगेशन मारा, तो सबका नाम लिया था और उसके बाद वो मर गई थी। और जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गई तो चार्जशीट फाइल हुई किसके खिलाफ, राहुल के खिलाफ, द हस्बैंड ऑफ द डिसीज अंडर सेक्शन 3 वाइल। तो जो सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई वो सिर्फ राहुल के खिलाफ हुई, और जो बाकी उसने डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिए थे उनके खिलाफ नहीं हुई फाइल। और उसके बाद कोर्ट ने प्रोसीड कर दी ट्रायल सिर्फ उसके हस्बैंड राहुल के खिलाफ, और चार्ज जो फ्रेम हुए वो भी सिर्फ राहुल के खिलाफ हुए। यहाँ पर PW1 जो बात की गई है वो बात की गई है जो डिजीज पर्सन का जो ब्रदर था वो, और जो सृष्टि है वो है उसकी माइनर डॉटर। सृष्टि ने भी बताया कि she narrated the circumstances surrounding the sad incident, stating that her father had shot her mother at the instigation of the private respondent। जो सृष्टि है वो भी यही कह रही है कि जो जो उसके फादर ने जो उसकी मदर को मारा है वो भी प्राइवेट रेस्पोंडेंट की इंस्टिगेशन के ऊपर मारा है। तो लेकिन जो बात देखने की वो थी कि जो चार्जशीट थी वो सिर्फ राहुल के खिलाफ, जो उसका हस्बैंड था उसके खिलाफ दी गई थी पुलिस ने। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेस्टमनी एंड द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज्ड, जो टेस्टमनी दी गई और जो ब्रोदर की जो स्टेटमेंट थी उसके बिहाफ के ऊपर, और जो डिसीज्ड की जो मैंने बताया था डाइंग डिक्लेरेशन जो उसने 161 सीआरपीसी बनाई थी उसके खिलाफ, द प्रोसिक्यूशन मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 300। तो उसके उन उन स्टेटमेंट के बिहाफ पर जो प्रोसिक्यूशन था उस प्रोसिक्यूशन ने 319 सीआरपीसी, 319 सीआरपीसी मींस कि जो हम एक्यूज को बाद में कोई हमें पर्सन के खिलाफ जो है विटनेस मिलते हैं या फिर इंक्वायरी के अंदर हमें लगता है कि इस पर्सन ने भी ऑफेंस कमिट किया होगा, तो उस पर्सन को ऐड करने के लिए ट्रायल के अंदर उस केस के अंदर हम 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते हैं। प्रेइंग फॉर समनिंग द प्राइवेट रेस्पोंडेंट, जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट उसकी सासू थी उसके जो ब्रदर इन लॉ वगैरह थे उनको ऐड करने के लिए। इट वाज कंटेंडेड दैट द एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ट्रायल क्लियरली डिस्क्लोज देयर रोल इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, वो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दी थी, होल्डिंग दैट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वाज इनसफिशिएंट और वाज नॉट ऑफ सच स्ट्रेंथ एंड कोगेंसी टू एक्सरसाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। तो ट्रायल कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं उसके खिलाफ इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम उसको ऐड कर लेंगे, और सिमिलरली हाई कोर्ट ने भी उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये इस सेक्शन 319 सीआरपीसी के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपके मेंस के अंदर आप ये जब भी 319 सीआरपीसी का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये केस लो जरूर लिख के आना है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर जो पैरा 90 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that all that is required for the exercise of the power under section 319 CRPC is that it must appear to the court that some other person also who is not facing the trial may also ignore the, देखिए important लाइन ये है, the prerequisite for the exercise of this power is similar to the prima facie which view which the magistrate must come to in order to। अब इसके अंदर ये कहता है कोर्ट ये कहता है कि हमें जो मिनी ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, कि हम मिनी ट्रायल नहीं करेंगे स्टेज के ऊपर कि जब हम किसी पर्सन को सम्मान करेंगे एज ए उसको एक्यूज ऐड करने के लिए, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि भाई हम आगे जाके इसको कन्विक्ट ही कर देंगे। अगर हमें प्राइमा फेसाई भी ये लगता है कि हाँ इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस है और आगे जाके इस पर्सन के लिए ट्रायल हो सकता है, तो हम उस पर्सन को सम्मान कर सकते हैं। हम सेक्शन 319 सीआरपीसी में एक मिनी ट्रायल नहीं करेंगे, ना ही कोई इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उसी टाइम उस पर्सन को वो करने के लिए। तो ये मेन बात उसमें कही गई थी। और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये जैसे कि लाल सूरज वाला केस होगा ये बताया है, ये इसमें कहा है कि वन पर्सन हैड नॉट बीन चार्जशीटेड ही मे कम विद इन द, अगर ये कहा है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं हुई है तो भी हम उस पर्सन के खिलाफ सेक्शन 319 सीआरपीसी की के अंदर हम उसको सम्मन कर सकते हैं कि उसको ऐड करने के लिए वेयर इट वाज एडेड पर्सन ऑफ दो हैंड, या फिर उसके खिलाफ हम एफआईआर में भी उसका नाम नहीं था शुरुआत में,
या तो हम देखें इसमें दो सर्कमस्टांसिस, या तो एफआईआर में नाम हो, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की हो और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के खिलाफ बाद उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो, ना कि चार्जशीट लगाई हो, या फिर उस पर्सन के खिलाफ या एफआईआर में ही नाम नहीं था, तो भी हम उसको सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के उस पर्सन को ऐड कर सकते हैं। अब हम इस केस के फैक्ट पर ही आ जाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस फैक्ट में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया पहले तो टेस्टिमनी ऑफ पीडब्ल्यू वन था जो उसका ब्रदर था डिसीज का, वो टेस्टिमनी ऑफ पीडब्ल्यू टू द माइनर डॉटर ऑफ द डिसीज, इसने ये कहा था कि उसके पापा ने इंस्टिगेशन के ऊपर उसकी मदर इन लॉ वगैरह के इंस्टिगेशन पे जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट थे उनके इंस्टिगेशन पे उसको उसकी मदर को गोली मारी। और जो तीसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास वो थी डिसीज की, जो उसने 161 की दी थी। द स्टेटमेंट ऑफ द पीडब्ल्यू वन वो ही फैक्ट वगैरह है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। Why it is true that the appellant did not specifically mention in the FIR that the husband of the deceased had fired at the instigation of the respondent। ये कह रहा है कि appellant ने specifically अपनी FIR के अंदर ये नहीं बताया था कि जो deceased has fired at the instigation of the respondent as conveyed। However, it is tried till law that the FIR is not an encyclopedia that must contain every minute detail of the incident, since its private purpose is to set criminal law in motion। जो आपकी ये लाइन है ना, FIR is not an encyclopedia, ये लाइन के ऊपर भी हिमाचल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस दिस लाइन, FIR is not an encyclopedia। तो आप इन केस को भी देख सकते हैं, सीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह, या जब भी आप अपने केस को अपने आंसर को बताएंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि एफआईआर एक एनसाइक्ल मतलब आप एफआईआर में सब कुछ नहीं लिखवा सकते। एफआईआर के अंदर सिर्फ माइन्यूट डिटेल आनी चाहिए इंसिडेंट की। एफआईआर का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि क्रिमिनल लॉ को मोशन के अंदर लाना, ये नहीं है कि एफआईआर के अंदर ही हम सब कुछ लिख देंगे। Therefore, at this stage, his disposition cannot be construed as an embellished or improved one simply because of the absence of certain particulars in the file। तो कोर्ट ने कहा था कि हम ये नहीं कहेंगे कि उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट को जो है वो इम्प्रूव कर दिया क्योंकि उसने एफआईआर के अंदर पर्टिकुलरली ये नहीं कहा था। फिर कोर्ट ने बोला कि जो डेपोजिशन था पीडब्ल्यू सृष्टि का जो माइनर डॉटर थी, प्राइमा फेसाई हैज कंसिडरेबल एविडेंशियल वैल्यू गिवन द फैक्ट दैट शी इज अलेज्ड कि उस फिर कोर्ट ने कहा कि जो सृष्टि थी जो माइनर डॉटर थी जो कि हमारी केस के अंदर पीडब्ल्यू2 है, वो एक आई विटनेस थी उस केस की और उसने देखा है। तो जो उसके जो उसकी जो विटनेस की जो स्टेटमेंट है ना, उसकी एविडेंशियल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और उसके प्राइमा फेसाई उसको हम देखते हुए हमें लगता है कि हमें उसको वो सम्मान वगैरह करनी चाहिए। फ्रॉम रीडिंग द अबव इट इज एविडेंट दैट quarrel take place between her parents। During this altercation, her father Rahul Yadav obtained a country-made pistol and on the provocation of her grandmother and her aunt's husband fired at her mother deceased। The High Court however in वो सभी फैक्ट है। Therefore, the reliance placed by the court below PW2 cross examination to discredit her testimony was misplaced। फिर उसके बाद जो 161 सीआरपीसी की जो हमारे जो डिसीज पर्सन थी हमने उसकी स्टेटमेंट को लिया है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, जो 161 सीआरपीसी की जो है वो रेलिवेंट होती है, एडमिसेबल होती है अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सप्रेस बार प्रोवाइडेड इन सेक्शन 162। मतलब जो अगर हमें बार दिया गया 162 सीआरपीसी को वो 32(1) ऑफ एविडेंस एक्ट जो डाइन डिक्लेरेशन है उसके ऊपर नहीं लगेगा। फिर
फिर जो कंक्लूजन है वो कोर्ट ने ये कहा कि कंसिक्वेंट टू द अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दैट इज द डिपोजिशन ऑफ PW1 एंड PW2 along with the statement of the deceased recorded during the investigation प्राइमा फेसाई। देखो मैंने ये कहा था कि प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगना चाहिए जब भी वो सेक्शन 319 CRPC की एप्लीकेशन को अलाउ करेगा कि प्राइमा फेसाई उस केस के अंदर जो पर्सन के बारे में बात की गई उसके खिलाफ केस बन रहा है, ये नहीं कि हम मिनी ट्रायल कर देंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने भी इसमें यही कहा था कि हमें उसको प्राइमा फेसाई उसके खिलाफ लग रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया होगा, तो कोर्ट ने इस केस के अंदर भी उनको फिर सम्मन किया था और बाद में उसको एक्यूज को ऐड किया गया था। देयरफॉर द अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड, द इम्प्यूज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एज सेट असाइड। तो ये हमने आज सेक्शन 319 CRPC और सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 या फिर हम कहेंगे क्लोज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।